नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे लखनऊ से आ रही बड़ी खबर की। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य की भी मौजूदगी है। मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, AK शर्मा, जितिन प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। मंत्री नंद गोपाल नंदी, विनय कटियार की भी मौजूदगी है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। तो सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। 2022 को लेकर रणनीति बनाने की तैयारी यहां पर इस बैठक का मेन एजेंडा है। तमाम बड़े मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। किन रणनीतियों के साथ 2022 में चुनावी मैदान में बीजेपी उतरेगी और पश्चिम बंगाल वाली गलती दोबारा से ना हो, कुछ ऐसा प्लान बने। गुजरात चुनाव की बात करें जिसमें बीजेपी को कामयाबी मिली थी, कुछ इस तरह की रणनीति बनाई जाए कि बाजी बीजेपी के हाथ में लगे। ये लगातार कोशिश यहां पर बीजेपी की तरफ से चल रही है और यही वजह है कि बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली जो एक्सरसाइज है बीजेपी नेताओं की, वो लगातार जारी है। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें तो ये दूसरी बार है जब BL संतोष उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। और अश्विनी द्विवेदी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बैठक फिलहाल चल रही है, कोर ग्रुप की बैठक 2022 को लेकर पार्टी के सामने तमाम चुनौतियां हैं और जिम्मेदारी भी बड़ी है। बिल्कुल, तो जो बैठक चल रही लगातार जारी, लगभग 1 घंटा से ऊपर का समय हो चुका है। तमाम जो दिग्गज है भाजपा की वो इसमें मौजूद। भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या जो संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष की बात करें, कैबिनेट के तमाम मंत्री इकट्ठे हैं। दोनों जैसे CM संतोष सिंह मौजूद है। निश्चित तौर पर 2022 को लेकर के गहन मंथन हो रहा है कि किस तरह से 2022 की जो फतह किया जाए, क्योंकि हाल ही में पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भाजपा का नाम नहीं रहा। हालांकि इसको भाजपा को पहले से ही शहरी क्षेत्रों की पार्टी कहा गया, लेकिन जो पिछले दिनों में सुधार हुआ था ग्रामीण क्षेत्र में परफॉर्मेंस में, वो उससे कहीं ना कहीं भाजपा उत्साहित थी। लेकिन जिस तरह से पंचायत चुनाव में समस्या आई है, सीटें कम निकली, तो चिंता का विषय था। निश्चित तौर पर अब भाजपा जो मंथन कर रही है कि किस तरह से जाकर के जो कार्यकर्ता हैं उनको किस तरह का लगाया जाए कि जो घर घर जाकर के वो भाजपा का प्रचार करें। साथ ही साथ 2022 के लिए जो कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ा जाए, किस तरह से नए कार्यकर्ता किस तरह बना जाए। साथ ही साथ युवा वर्ग है उसको लेकर के खास बातचीत हो रही है कि युवा वर्ग है उसको किस तरह से जोड़ा जाए। निश्चित तौर पर 2022 का जो चुनाव है भाजपा के लिए। ठीक है, चलिए अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना से मृतक कर्मचारियों को देगी अनुग्रह राशि। बड़ी खबर, मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को राशि मिलेगी। तो मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए आदेश जारी किए गए हैं। ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को राशि मिलेगी। यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला, कोरोना से मृतक कर्मचारियों को देगी अनुग्रह राशि। मृतक कर्मचारियों के परिजनों को ये राशि दी जाएगी। SK वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। SK वाजपेयी, उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला, कोरोना से मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। फिलहाल आपके पास अपडेट क्या है?
बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही घोषणा की थी कि जो भी ऐसे कर्मचारी थे, अधिकारी थे जो कोरोना काल के दौरान किसी भी तरीके की ड्यूटी में लगे थे, चाहे वो कोरोना के बचाव में लगे हों, रोकथाम में लगे हों, या फिर उसके इलाज में उनकी ड्यूटी कहीं भी लगाई गई थी या सुरक्षा के तौर पर उनकी ड्यूटी थी, ऐसे सभी कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकार अब अनुग्रह राशि देने जा रही है। जो जिन कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान कोरोना ड्यूटी के चलते अपनी जान गंवाई है, उनके पीड़ित परिजनों को यूपी सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हालांकि इस राशि को देने के लिए सभी जिलाधिकारियों को मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी हो चुके हैं, और अगर कोई ऐसा सरकारी कर्मचारी होता है जिसके परिवार में अगर उत्तराधिकारी कोई नियुक्त नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उनके परिवार के सभी सदस्यों को जो भी उत्तराधिकारी होंगे इक्वली ये धनराशि वितरित की जाएगी, जिसको लेकर मुख्य सचिव की तरफ से निर्देश दिए जा चुके हैं। हाँ। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब सभी विभागों के कर्मचारियों को इसमें समाहित करेगी। चलिए एस के वाजपेयी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर, बीजेपी अवध क्षेत्र मोर्चे की सूची जारी की गई है। नितिन मित्तल युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। गोदावरी मिश्रा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाई गई हैं। सुधीर सिंह किसान मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। मोहम्मद नईम अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। मुन्नेलाल कनौजिया अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। शिवनायक वर्मा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी अवध मोर्चे की सूची जारी की गई है। अवध क्षेत्र का जो मोर्चा है वो किनके हाथों में सौंपा जाएगा, और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी, और तमाम गहन चिंतन करने के बाद इस सूची को जारी किया गया होगा कि आखिरकार अवध मोर्चे की जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी किसको सौंपनी है। और यहां पर क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। पार्टी को मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। 2022 के चुनाव को देखते हुए पार्टी को जमीनी स्तर पर किस तरह से मजबूती दी जाए। तो नितिन मित्तल युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। बीजेपी अवध क्षेत्र मोर्चे की सूची यहां पर जारी की गई है। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम के घर सीएम ने लंच किया है। मुख्यमंत्री योगी केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे थे। दत्तात्रेय होश बोले डॉक्टर कृष्ण गोपाल के साथ मौजूद थे। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। दिनेश शर्मा और संघ प्रचारक अनिल भी मौजूद थे। केशव मौर्य ने सभी का सपरिवार आभार प्रकट किया। डिप्टी सीएम के घर सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे, उनके बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया, और इसके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। संघ के तो दिनेश शर्मा और संघ प्रचारक अनिल भी मौजूद थे। केशव मौर्य ने सभी का सपरिवार आभार प्रकट किया। और अब खबर है बदायूं से। बीजेपी सांसद और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद संघमित्रा मौर्य ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां संसद सदस्यता को खत्म करने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि सांसद नुसरत जहां ने शादी के मामले में जनता को भ्रम में रखा, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की जाए। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं उनके पर्सनल लाइफ में ना जाने की बात नहीं कर रही हूं, मगर झूठे एफिडेविट देने और नुसरत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अपने पत्र में सांसद संघमित्रा मौर्य ने कहा है कि उन्होंने अनैतिक अवैध आचरण किया है। नुसरत जहां ने अपनी शादी के बारे में गलत जानकारी दी और जनता को भ्रमित किया। तो सांसद संघमित्रा मौर्य का यह बड़ा बयान। नुसरत ने अनैतिक अवैध जानकारी दी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। ये है नुसरत जहां जी सांसद बनने के बाद में उन्होंने जो अपना प्रोफाइल दिया है, बायो प्रोफाइल में उन्होंने मेंशन किया है वो मैरिड है और उनके पति का नाम निखिल जैन है। यहाँ तक कि उन्होंने शपथ में भी अपना पूरा नाम नुसरत जहां
नूरी जैन कह करके शपथ लिया था। अब वो अपने उस शादी को खंडन कर रही हैं कि उनकी वो शादी वैलिड है ही नहीं। तो इससे मैंने सिर्फ स्पीकर से इस चीज़ की मांग की है, क्योंकि हम सब जब जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ अलग होती है, उसमें किसी को इंटरफेयर करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं पर्सनल लाइफ में उनके नहीं जाती हूँ, लेकिन जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक झूठ बोला या संसद में जो फीड किया, उसको देखते हुए मैंने अध्यक्ष महोदय से अपील किया है कि ऐसी अनैतिक उन पर जो उन्होंने कार्यवाही की है, बयान दिया है, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। मामला ये है, धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने कई लोगों का बदलवाया था धर्म। कानपुर के भी एक युवक का कराया था धर्म परिवर्तन। 10 मार्च को आदित्य गुप्ता घर से हुआ था गायब। मूक बधिर है आदित्य गुप्ता नाम का युवक। नौकरी के नाम पर घर से निकला था युवक। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आने के बाद घर लौटा युवक। मां ने बताया घर पर 5 वक्त की नमाज पढ़ता था आदित्य। तो लगातार एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं धर्म परिवर्तन मामले पर। नौकरी के नाम पर घर से निकलता था युवक। सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आने के बाद घर लौटा है अब युवक। फेस लॉक लगा के रखता था। हम लोग ये समझ लीजिए पेट के नीचे दबा के सोता था, तो हम लोग इसके रहते कभी मोबाइल टच नहीं कर पाए। और अचानक से ये चला अच्छा, ये कब गया, अचानक कैसे गायब हुआ? ये तो हमसे बोला एक दिन पहले 9 तारीख को बोला, 9 मार्च को, कि हमें एक जॉब मिल गई है। अच्छा। तो हमने पूछा कहाँ पे है, तो ये बोला जरीफ चौकी में है। नाम बताया, राशन की दुकान है गल्ले की, सामान लोड करना है गाड़ी में। तो हमने बोला ठीक है, लेकिन अभी ऐसे नहीं जाना है, हमारे साथ चलना तो हम जो है बात करेंगे पहले, क्योंकि लोग पैसा देने में चीट करते हैं। तो बोला कि ठीक है, मतलब सैलरी मिलने की बात हुई थी। हाँ। ओके। तो ये बोला ठीक है। जरीफ चौकी बताया था, दुकान का नाम तो कह रहा मैं नहीं मालूम, मोबाइल नंबर तो कह रहा लिया नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हमसे बात करा तब चलेंगे। तो डबल लॉक, फेस लॉक लगा कर गैर मुस्लिम लोगों के जबरियन धर्म परिवर्तन के मामले में अब यूपी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है। कानपुर में भी एक युवक को जबरियन धर्म परिवर्तन कराया गया। हम कानपुर के उस युवक के घर पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। ये उसी लड़के का घर है जिसका जबरियन माइंड वॉश करके उसका जबरियन धर्म परिवर्तन कराया गया है। उसको 9 मार्च को कानपुर से केरल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसका धर्म पूरी तरह से परिवर्तन कराया जाता है। उसका माइंड इतना वॉश कर दिया जाता है, पैसे की लालच दी जाती है, नौकरी की लालच दी जाती है। ये वो आदित्य गुप्ता उसी का घर है जिसका माइंड वॉश कराकर उसको जबरियन मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कराया गया है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम इस वक्त उसके घर के नीचे मौजूद है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये उसका घर है जहाँ पर वो युवक रहता था। उसके बाद उसकी सोशल साइट पर कुछ लोगों से बात होती है जो उसको लालच देते हैं नौकरी का, पैसे का। उसके बाद वो सोशल साइट के माध्यम से उनके संपर्क में आकर कानपुर से केरल चला जाता है और वहाँ उसका कुछ पैसे के चक्कर में उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जिसकी सूचना जब उसके परिवार वालों को लगती है तो किसी तरह उसको कानपुर बुलाया जाता है। उसके बाद घर वालों को पूरी जानकारी होती है। उसके बाद पुलिस भी अब इसमें पूरी सतर्कता दिखा रही है। यूपी एटीएस ने अब तक इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी लखनऊ से की थी। अब लखनऊ के बाद इसके तार जो हैं कानपुर से भी जुड़े मिले हैं। कानपुर से रमन गुप्ता, न्यूज़ वन इंडिया। और बात करेंगे गाजियाबाद की खबर की। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र की एसएलएफ वेद विहार कॉलोनी के लोग पिछड़े कई महीनों से सड़क पर भरे पानी से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि जल बोर्ड ने पानी की पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे खोदे थे, लेकिन उसके बाद ना तो पाइप डलवाए गए, ना ही गड्ढों को वापस भरा गया। यहाँ के सीवर में ब्लॉक होने की वजह से उनका पानी सड़कों पर भरा रहता है। कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये एसएलएफ वेद विहार है, ये वेद विहार वाला रास्ता है। यहाँ पर पानी का सीवर टूट गया है और इतनी परेशानी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। कब से दिक्कत चल रही है? ये 2 महीने हो गए हैं। इधर एक कॉलोनी है, एक सोसाइटी है, उसका पानी इस साइड में भर जाता है। और वेद विहार है और ये शिकायत ये है कि ये मार्च से ये पाइप लाइन कटी हुई है
आने जाने वालों को भी वैसे भी मतलब निकलने बढ़ने में हर लोगों को यहाँ बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और इस पर कोई हर तरह की कंप्लेंट डाली हुई कोई कार्रवाई इस पर अभी तक तो हो नहीं रही। शिकायतें कहाँ